हाय विक्रम, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं और विक्रम को देख रहे हैं, आपने इन्हें बहुत से फिल्मों में देखा होगा। पिछली बार सेक्रेट गेम में देखा होगा, अभी रक्तांचल में बहुत अच्छे रोल में है। मतलब एक बहुत ही यूनिक नाम है कैरेक्टर का, संकी पांडे, राइट? जी, तो विक्रम, शो इतना सक्सेस हो गया, हाउ आर यू फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि आप मेहनत करो और लोग उसे सराहें तो बड़ा अच्छा लगता ही है। चलिए, मैं इस कैरेक्टर के बारे में बाद में बात करता हूँ। मैं पहले थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगा। कैसे इंटरेस्ट हुआ कि मुझे एक्टर बनना है? या व्हेन यू रियलाइज अ, दैट आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर? सच बोलूं तो कभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, चीज़ें होती गईं और उस ट्रैप में कह लो या या ये कह लीजिए कि इस चीज़ में मैं अपने आप घुसता चला गया। तो हुआ ये था कि मैं 9वीं 10वीं क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में बेसिकली स्कूल में थिएटर से बड़ा अट्रैक्शन हुआ था, एक्टिंग से, प्लेज़ से। या हम लोग स्कूल में जैसे एनुअल फंक्शन में प्लेज़ होते हैं, तो मैं काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहता था, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैं जैसे स्कूल में एलोक्यूशनिस्ट था, डिबेटर था, उसके बाद धीरे-धीरे करते-करते रेसिटेशन कॉम्पिटिशन्स ऐसे जीतता रहता था, ये सब चीज़ें करता था, तो लोगों को बहुत पसंद आता था और अवार्ड्स भी मिलते थे। फिर कभी एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसका भी हिस्सा बन गए, कभी किसी मोनो एक्ट का हिस्सा बन गए। यहाँ स्कूल्स में इंडिया में जो स्कूल्स थे उनमें एक वीकली हाउस मीटिंग्स होती थी। जब हमारा टाइम था स्कूल का, तो जो भी हाउस होता था वो सारे हाउस के बच्चे एक बड़े से हॉल में इकट्ठे होते थे। एवरी हाउस यूज्ड टू हैव देयर ओन मीटिंग्स। तो उन हाउस मीटिंग्स में कभी कोई अपना टैलेंट दिखाता था, कोई अपना टैलेंट दिखाता था। तो बच्चे अपनी-अपनी चीज़ें शेयर करते थे और हाउस मीटिंग में हम सबकी परफॉर्मेंसेस की बारियाँ होती थी कि क्या-क्या करेंगे। तो वहाँ से थोड़ा बहुत हल्का-सा अट्रैक्शन तो था, लेकिन ये हुआ फाइनल तब जब ये 11th-12th क्लास में थोड़े मार्क्स अच्छे नहीं आए और आपको किसी कॉलेज में एडमिशन तो चाहिए होता है। मैं साइंस बैकग्राउंड का था, मुझे इंजीनियरिंग में एंट्रेंस चाहिए था। इंजीनियरिंग में एंट्रेंस नहीं मिल रहा, मतलब क्लियर करने के बाद भी, एंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी ये हुआ कि भाई आपके पीसीएम को मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को मिला के 55% होने चाहिए, 60% होने चाहिए। मेरे नहीं थे और फिजिक्स में तो बहुत ही बुरा हाल था। मैंने बोला अंग्रेजी में ला लो। आप फिजिक्स केमिस्ट्री हटा दो, आप केमिस्ट्री मैथ्स अंग्रेजी में लाके कर लो तो हो जाते थे। पर यही है कि उनको तो पीसीएम में चाहिए होता है। तो इंजीनियरिंग में उन लोगों ने बोला कि जब तक आपके मिनिमम रिक्वायर्ड 60% नहीं होंगे, हम आपको एंट्रेंस, मतलब आपने एंट्रेंस भी क्लियर किया तो एडमिशन नहीं कर सकते। तो लगा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मतलब कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, साल बर्बाद होगा, ऐसे कैसे, क्या किया जाए? और प्लस थोड़ा सा इज्जत वाली बात भी हो जाती है घर पे। तो मेरी सिस्टर थी किरोड़ीमल कॉलेज में, उन्होंने बोला कि हमारे कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटीज़ हैं, हमारे कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे भी एडमिशन होता है, तो अब तुम ट्राई क्यों नहीं करते? मैंने बोला ठीक है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स निकलेंगे मैं भर दूंगा। मैंने भरे और काफ़ी सारे कॉलेज में तो, कभी आधे ज़्यादा कॉलेज में तो जान पहचान, कुछ पैसे खिला के ये सीटें वैसे भरी जाती थी। पर एक कॉलेज था, किरोड़ीमल कॉलेज था, जिसमें उस सीट को वैसे भरने का चलन नहीं था और बाकायदा एंट्रेंस होता था, आपका ऑडिशन टेस्ट होता था, जो कि अमूमन तौर पे या तो पूरा दिन चलता है या 2 दिन चलता है, डिपेंड करता है कि कितने लोग आते हैं देने के लिए। तो कुछ 500-600 फॉर्म उनके पास पहुँचे थे, बस 70-80 बच्चे पहुँचे थे फाइनली टेस्ट देने के लिए और उसमें से 4 लोग सिलेक्ट हुए थे, तो उनमें से मैं एक था। अब मैं कॉलेज में ओके। एडमिशन हो गया, तो ड्रामा करना ज़रूरी है क्योंकि ड्रामा के बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ। तो आपको हमेशा आप कॉलेज को ड्रामा में रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो कॉलेज में आपकी एक तरह से नौकरी लग गई कि अगर यहाँ पढ़ना है तो ड्रामा में तो काम करो, तो आप छोड़ नहीं सकते, आपको इसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा और हमें साल की इतनी प्रोडक्शन चाहिए, इसके हिस्से आप होंगे। वहाँ की और ड्रामेटिक सोसाइटी के बाकायदा स्टाफ एडवाइजर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो वहाँ पर जाके बहुत सीखा। प्लेयर्स नाम की ये सोसाइटी है, काफ़ी फेमस सोसाइटी, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, बहुत पुरानी भी है। तो वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। केवल अरोड़ा हमारे स्टाफ एडवाइज़र हुआ करते थे। तो उन्होंने थिएटर की गहनता को समझाया, स्क्रिप्ट्स की गहनता को समझाया, लिटरेचर से इंट्रोडक्शन हुआ और वहाँ पर जम के, मतलब 1 साल ड्रॉप भी हुआ, शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से ड्रॉप हुआ और प्लस ये भी रीज़न था कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए फिर तैयार करना था। पर 4 साल उधर रहे, 3 साल ग्रेजुएशन का और 1 साल ड्रॉप होके
4 साल मैं कॉलेज में रहा और 4 साल मैंने जम के थिएटर किया, लोगों को अच्छा लगा। तो वहाँ से जर्नी फिर स्टार्ट हो गई। जब ये समझ में आया कि भाई जो आप कर रहे हो वो लोगों को भी समझ में आ रहा है और आपको भी मज़ा आ रहा है। अब घरवालों को भी आप 4 साल मिल गए थे, 4 साल में आपने घरवालों को भी समझा दिया कि देख लो ये करता हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? उन्होंने बोला हाँ, 1-2 साल बाद उन्होंने बोला कि हाँ, करता तो अच्छा है भाई, कर ले। तो फिर थिएटर करते रहे। फिर उसके बाद सोचा कि इसकी ही पढ़ाई आगे की जाए क्योंकि इसी में अच्छे हो, तो जिस चीज़ में अच्छे हो वही पढ़ो। तो फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एंट्रेंसेस दिए और सेकंड अटेम्प्ट में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन हुआ। फिर वहाँ पर 3 साल पढ़ाई करी पोस्ट ग्रेजुएशन एक्टिंग में। कौन से साल में आप पास आउट हुए एनएसडी से? 2009, 2006 से 2009 उसके ये बाद चला। मुंबई। उसके बाद 2 साल दिल्ली में ही था। 2 साल हाँ, दिल्ली मैं में आपको एक जगह है किंगडम ऑफ किंडर ड्रीम्स। और आपने काम किया वहाँ पे। हाँ, हाँ, तो उस समय वो खुला ही था। उस समय उसके ऑडिशंस ओपन ही हुए थे। तो हम लोग का डिप्लोमा प्रोडक्शन होता है जो कि भारत रंग महोत्सव में दिखाया जाता है। तो उस समय एग्जैक्ट। ये चलन शुरू हुआ था कि जो भी डिप्लोमा प्रोडक्शंस होंगे बच्चों के, उनको एक उन डिप्लोमा प्रोडक्शंस को एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देने के लिए उनको इस महोत्सव में भी दिखाया जाएगा कि ग्रेजुएशन डिप्लोमाज ये हैं, 5 या 6 होते हैं हर साल। तो वो डिप्लोमा प्रोडक्शंस जो हैं बच्चों के जो भी डिज़ाइनर्स हैं उसमें कॉलेज के मतलब उसी बैच के एक्टर्स भी होते हैं। तो इनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि देखो भाई ये बच्चे हैं, इस साल ये बैच हमने लॉन्च किया है, तो भारत रंग महोत्सव में इनकी प्रोडक्शंस भी डाल देते हैं क्योंकि एनएसडी का ही है। तो बाकी प्रोडक्शंस तो हो ही रहे हैं और ये प्रोडक्शंस तो तैयार किए ही थे आपने। आपको सिर्फ उनके ही ऑडिटोरियम का उनको एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा समय देकर उसमें ही ये उन प्रोडक्शंस को दिखाते हैं, ओके। शोकेस करते हैं। तो उस समय शोकेस हुआ था और इस शोकेस के होने के बाद ही इमीडिएटली किंगडम ऑफ ड्रीम्स के भी ऑडिशंस आसपास चले गए। तो इनिशियली हमें पता नहीं था वो क्या है, कैसा है, बट ये बातें थी कि ब्रॉडवे जैसा कुछ बनाना चाह रहे हैं। तो लायन किंग वगैरह, अलादीन, ये जो हैं स्पाइडरमैन वगैरह इस तरीके की चीज़ें हैं, वैसा कुछ बनाना चाह रहे हैं और इन्होंने बनाया। हम उसके हिस्सा बने शुरू में। तो हम इनिशियल डेज़ में हमने पूरा सेटअप होते हुए देखा। बहुत चीज़ें जैसी प्लान होती हैं, कुछ और बनती हैं। वर्ज़न आता है अब्रॉड का, बन जाता है इंडियनाइज़्ड वर्ज़न। तो वो चीज़ें भी देखी और भव्य है, बहुत भव्य है, बड़ा है। द वर्ल्ड के और सबसे लार्ज। मुंबई कब आए आप विक्रम? 2011-12 के आसपास, मतलब आपने 11। क्यों डिसाइड, मींस आप थिएटर कर रहे थे वहां पे, फिर किंडर ऑफ ड्रीम्स, क्या ऐसा थॉट आया कि मुंबई चलना चाहिए अब? मैं काफ़ी खुश था थिएटर करके। इनफैक्ट कोई मीडिया का काम भी आता था, फिल्म का काम भी आता था, तो हम बोलते थे यार ऑडिशन ये मतलब हमारी रिहर्सल के आड़े नहीं आना चाहिए। मैं अपना थिएटर ग्रुप भी चलाना शुरू किया था मैंने। तो बोला यार ये हमारे नाटकों के आड़े नहीं आना चाहिए, हमें नहीं करना है ऐसा। तो धीरे-धीरे करते-करते क्या हुआ कि 1 साल जब किंगडम ऑफ ड्रीम्स किया, तो उसके अगले साल मुझे लगा कि यार ये चीज़ तो हम करते ही रहेंगे। फिर यही चीज़ अब हम कर रहे हैं, ना करते कुछ नहीं तो भाई 100-150 नंबर ऑफ शोज़ तो हो गए, अगले साल तक 200-250 तक पहुँच जाएँगे। अब एक ही शो मज़ा तो आ रहा है, आफ्टर पॉइंट मज़ा आने लगता है कि एक ही चीज़ आप जब 200-100 के ऊपर बारी करते हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं तो इसमें एक्सपेरिमेंट क्या-क्या कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ लग रही थी, पर लगा कि कुछ तो मूवमेंट हो। तो मैंने एक आध ऐड का ऑडिशन दिया और एक आध ऐड में सेलेक्ट भी हो गए। वो दिल्ली में ही? दिल्ली में। तो वो जेम्स वाला एक ऐड है जो आपने देखा होगा, वो मेरे शुरुआती एड्स में से एक है। तो दिल्ली में उन एड्स में सेलेक्ट भी हुआ और मुझे लगा यार ये मीडियम तो इंटरेस्टिंग है, इसको समझा जा सकता है। एंड देन आप भी चाहेंगे कि आपका इनकम भी बढ़े, चीज़ें भी बढ़ें, सो व्हाई नॉट दिस। और फिल्में तो आप देखते ही थे, चीज़ें भी थोड़ा करते सा हैं। ये आपका फेस कट रहा है सेंटर में, बस बस बस। हाँ, सो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, एक बारी ट्राई करके तो देखें क्या है। तो ये मीडियम थोड़ा सा जब किया तो पहली बार करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा प्रोडक्शन हाउस था, अच्छे डायरेक्टर थे, मलेशिया में शूट था। ये शूट करने में मज़ा तो आया है और परफॉर्मेंस अगर आप कर सकते हो तो व्हाई नॉट। और ये अच्छा मीडियम है जिसमें लोगों तक आपको पहुंचा जा सकता है। फिर धीरे-धीरे करके जब आप एक्टिंग कर ही रहे होते हैं तो आपका भी मन करता है कभी फिल्मों में आप हिस्सा बने, चीज़ें बने, अच्छे रोल्स कर पाएँ।
तो शुरुआत में तो आप अपने आप को इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि कभी बड़े रोल्स भी मिलेंगे। तो मैंने ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि ये चीज़ तो काम कर रही है, कुछ तो बन रहा है मामला। तो फिर 1 साल की प्लानिंग और करी, वहीं से मैं ऑडिशंस देता रहा। इनफैक्ट वहाँ रहते-रहते मैंने अपनी पहली पिक्चर भी करी थी, जो उसमें मैं दिखता भी नहीं हूँ, मटरू की बिजली का मन डोला। तो ये पहली पिक्चर थी जो की थी विशाल भारद्वाज जी की, तो बड़ा अच्छा लगा। विशाल भारद्वाज जी की फ़िल्में कितनी अच्छी-अच्छी फ़िल्में आ चुकी हैं, मतलब इन्होंने शेक्सपियर के नाटकों पे फ़िल्म कर दी है। तो वो बड़ा अच्छा लगा कि भाई एक थिएटर से जुड़ा हुआ आदमी जो कि इतना आगे जा रहा है, आपकी दुनिया खुलती। फिर घर वाले भी बोलते हैं कि भाई कब तक थिएटर का हिसाब-किताब चलता रहेगा, कुछ कर लो बड़ा, कुछ नाम करो, आगे बढ़ो। तो हमारा ये था कि हम कर लेंगे थिएटर में। पर मेरे भाई थे, बड़े भाई, उन्होंने भी कहा कि एक बारी तुम्हें फ़िल्मों में ट्राई करना चाहिए, हमें लगता है कोशिश करने में क्या है, सब लोग जाते हैं। अल्टीमेटली अपने काम में फ्यूचर तो बढ़ाते ही रहना पड़ेगा। मुझे बात जच गई, मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं। नाटक तो कहीं नहीं छोड़ रहे, थिएटर तो आज तक करते हैं, पर एक बार ये भी ट्राई करते हैं, अलग मीडियम खोलते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज खुलेंगे। तो ट्राई किया, ट्राई करते के लिए आपने सोचा कि हम बॉम्बे आते हैं। तो बॉम्बे आने की पूरी प्रिपरेशन थी 1 साल की, पैसा इकट्ठा किया, किंगडम ऑफ ड्रीम्स से जो पैसे आते थे खर्चे कम किए, बचाने लगे। बचाकर हमने सोचा कि कम से कम कुछ नहीं तो 1 साल भर का आपके पास जत्था होना चाहिए, ताकि आप किसी बैगेज के साथ वहाँ ना पहुँचे और मजबूरी में कोई काम ना करें। तो आए, और रहना भी था तो ढंग से रहना था। दिल्ली से जा रहे थे, दिल्ली में खुला-डुला रहना है, बॉम्बे में तो घर छोटे-छोटे होते हैं। हमने सोचा रहेंगे ढंग से रहेंगे, लिया बड़ा सा घर था, हमने सोचा अपनी थिएटर की रिहर्सल भी करेंगे वहाँ पर। तो ये सब चलता रहा। 6 महीने लगे पहला काम क्रैक करने के लिए बॉम्बे आके। इनफैक्ट बहुत बड़ा ब्लो था, रंगरेज करके एक फिल्म थी, वाशु भगानी प्रोडक्शंस की, जिसमें विजय वर्मा भी थे, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी थे, जिस फिल्म में वाशु बगानी के बेटे जाकी बगानी थे, और उसमें 3 लीड्स की कहानी थी। तो उसमें मैं कास्ट हो गया था और फाइनल हो गया था, और पैसे वैसे बहुत कम मिल रहे थे, पर फाइनल हो गया था, सब सेट। फाइनली एंड में जाके अमितोष नागपाल जी करके एक एक्टर हैं, राइटर हैं, तो वो उस समय लिख रहे थे उसके लिए। प्रियदर्शन की फिल्म थी ये, मैं प्रियदर्शन जी से मिला भी, तो इसके लिए मेरा फाइनल हो गया था जब मैं दिल्ली में था। तो मैंने कंप्लीट ट्रांसफ़र मारने की सोची थी कि अब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स और बॉम्बे में शफल नहीं करूँगा, अब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स को छोड़ देता हूँ, बिकॉज अब फिल्म मिल गई है, फिल्म से एक स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने सोचा ये जो आपने एक सरकारी नौकरी जैसा पीछे पाल रखा है, इसे छोड़ के निकलना पड़ेगा, तभी कुछ अगला करोगे, डर हटाओ अपना। उसे कब के करके वहाँ पहुँचा, फिल्म शूट से कुछ दिन पहले ही मुझे पता लगता है कि मुझे रिप्लेस कर दिया गया है, और अमितोष नागपाल जी वो रोल कर रहे हैं जो मैं कर रहा था। तो ये चीज़ ऐसी हुई। अब उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। वो अमितोष नागपाल जी लिखते भी थे, जो उनकी क्रिएटिव राइटर थी, उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ये सब कहानियाँ भी हैं दिमाग में, पर ये सब भी है कि भाई अल्टीमेटली आप में कोई कमी रही होगी जो प्रियदर्शन जी को ठीक नहीं लगी और उन्होंने रिप्लेस कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी पहली फिल्म है? मैंने हाँ सर, मतलब इतने बड़े कैरेक्टर में तो पहली है। तो वहीं पर हल्का सा मामला मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गया था। तो हम क्या बोलते, पहली थी तो पहली ही थी। एग्जैक्टली। तो वो काम हाँ, सॉरी। उस काम के सहारे मैं बॉम्बे कम्प्लीटली शिफ्ट हुआ था, पर वो काम गया और उसके बाद 6 महीने तक कोई काम नहीं आया। अभी एग्जैक्टली। उसके बाद पहला ब्रेक थ्रू कब मिला आपको बॉम्बे में? लगा कि चलो अब अच्छा काम मुझे लग रहा है कि मिल गया। आई थिंक जो बड़ा ब्रेक थ्रू था, मैं अच्छा काम तो नहीं कहूँगा उसे पर्सनली, लेकिन ऐसा काम जिससे नाम मिलेगा, वो टेलीविजन सीरियल था सुमित संभाल लेगा, जिससे थोड़ा सा नाम मिला, जो लोगों को, जिससे मैं लोगों की नज़र में आया और लोगों ने जानना, पूछना शुरू किया कि ये कौन है। तो कुछ लोगों को पता लगा कि ये भी एक एक्टर है जिसने काम किया। तो सुमित संभाल लेगा एक ऐसी जर्नी थी जिससे मुझे और काम भी मिला, ट्रांसलेट भी हुआ, पर टीवी की दुनिया में कदम रख दिया उस वजह से। उसके बाद फिर केसरी और सीक्रेट गेम्स जैसे काम चाहूंगा, टीवी से फिल्म में एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपने जैसे मतलब फिल्म भी की, केसरी भी किया है, मतलब वेब सीरीज भी किया है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करने में आपको कितना
इजी फील हुआ या कितना मुश्किल हुआ? टीवी करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि यार ये मीडियम मेरे लिए नहीं है। मैं बहुत ओके। परेशान हो गया था, बहुत परेशान हो गया। मतलब इतनी परेशानियाँ, और मुझे लगा यार मुझे समय चाहिए। मुझे कोई काम करना है तो मुझे स्क्रिप्ट मिली है, मैं एकदम से नहीं कूद सकता यार स्क्रिप्ट लेके डायलॉग बोलना शुरू कर दो। ये कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। इससे बेहतर है मैं कोई नौकरी ही कर लेता कहीं। कहीं कोई दिमाग तो लगे, बात तो करे कोई। और बात मतलब थोड़ी-सी बातचीत करके नहीं होता है। 10 बारी स्क्रिप्ट को पढ़ते हो तो अंदर घुसना शुरू होता है आपका। उसमें 10 सवाल उठाते हो, डायरेक्टर को पोक करते हो, डायरेक्टर को डंडा मारते हो, बोलते भाई बता मुझे, ये समझ में नहीं आया। और भले ही जितना मर्ज़ी बेवकूफ़ी वाला सवाल क्यों ना हो, आप पूछो कि यहाँ ये क्यों बोल रहा है? ऐसा सवाल भी होता है। ये क्यों बोला? बताओ क्यों बोलने का कोई रीज़न तो है ना, सवाल क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही पूछ रहा है कि आपको कहानी आगे बढ़ानी है इसलिए पूछ रहा है या कोई मतलब है? तो ऐसे-ऐसे एग्ज़ैक्टली। सवाल जो हैं ये सीरियल में नहीं पूछ सकते। सीरियल में पूछोगे वो आपके साथ पॉलिटिक्स कर देंगे। वो आपके साथ पॉलिटिक्स कर देंगे और बोलेंगे ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि देखो आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए। दूसरा एक्टर देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको भी अपने किरदार के ऊपर वैसी मेहनत करनी चाहिए। तो आपको लगता है क्या करूँ? लाइनें लेकर ज़ोर-ज़ोर से बोलना शुरू कर दूँ, क्या करूँ? आपको सुनाऊँ, आपको ऑफ़िस का है उसके बाहर खड़े होके स्क्रिप्ट लेके ज़ोर-ज़ोर से लाइनें बोलूँ? मैंने ये लर्न करना है या फिर स्क्रिप्ट समझना बात है? लाइनें तो झटपट लर्न हो ही जाएँगी एक बार आपको समझ में आएँगी तो। तो आप उस समय खुंदक में आते हो और आप बोलते हैं मैम यही चीज़ थी जो कि स्कूल में भी की जाती थी कि रट्टे मारो। अगर ये करने में अच्छे होते तो यहाँ क्यों होता है? आईएएस ऑफ़िसर नहीं बने होते बैठ के। मतलब ऐसा आप बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईएएस ऑफ़िसर रट्टे मारते हैं, लेकिन एकेडमिकली बहुत सारे बच्चे रट्टे मारते हैं। तो मैं एग्ज़ैक्टली। रट्टे मार के कहीं पहुँचा होता और रट्टे मार के ही काम करोगे तो आप भले ही कहीं पहुँच जाओगे पर अनसक्सेसफुल होना तो तय है आपका। जब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो मैंने बोला मुझे समझ के करना है। आप रट्टे मारने वाली बात कर रहे हो, मैं बेवकूफ़ लगूँगा और वही मुझे लगता है कि मैं लगा भी। और शायद किरदार भी वही था कि बेवकूफ़ ही था। सोने संभालने का जो किरदार था। तो ओके। और पर्सनली मैं घर जाते-जाते रोज़ अपने आप को सोचता था मैंने ये मैं हूँ, क्या मुझे ये करना था? मैं इसलिए बॉम्बे आया था। नाम बहुत मिला, तभी मैं बोल रहा था कि मैं उसे सक्सेसफुल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, वो नाम और पहचान देने के लिए सबसे आगे था वो। तो ये चीज़ थी। और उसके बाद फिर का ट्रांसफ़ॉर्मेशन मतलब यही आपको लगा कि टेलीविज़न मेरे लिए नहीं है तो मैं फ़िल्म करूँगा? हाँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्टली मुझे लगा कि ये मीडियम बहुत खराब है। अगर वो जच जाता तो मैं उधर टिकता। और वहाँ पर क्योंकि काम भी मिलना शुरू हो गया था। उस शो के बाद मुझे एक और शो मिला, फिर उसके बाद एक और शो मिला। भले ही मैं शो का पायलट किया, पायलट करने के बाद लगा कि मैं नहीं कर रहा। क्योंकि उस समय लगा कि इससे बेहतर काम कर सकते हो। फिर उसी जाल में फँसने का कोई मतलब नहीं है जहाँ आपको दिन की 18 घंटे की फुटेज देनी ही देनी है। एग्ज़ैक्टली। तो और चक्कर ये है कि आपको मालूम है कि आप अपने फुल कैलिबर पे चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्योंकि आप अपना पूरा कर ही नहीं पा रहे हो। जब आपको टाइम ही नहीं मिला अपनी तैयारी पूरी करने का, तो आप क्या डिलीवर करोगे? तो एग्ज़ैक्टली। कॉपी पेस्ट वाला मामला हो गया। ये जो तो ऑनेस्टी है ये बहुत लैकिंग हो जाती है मुंबई में क्योंकि वहाँ का जो जद्दोजहद है इतना है ना? स्ट्रगल काम पाने का फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक एक्टर को एनालाइज़ करना कि मिलता हुआ काम को छोड़ देना। तो आपके लिए पहला फ़िल्म कौन था विक्रम? यार मैंने एक बहुत पहले फ़िल्म की थी, इनफैक्ट सुमित समालरेगा के पहले एक फ़िल्म की थी, 6 महीने बाद बोल रहा हूँ ना, एक काम मिला था मुझे पहला। हाँ। एक फ़िल्म मिली, जिसका नाम था पाइड पाइपर। ये फ़िल्म ओके। फेस्टिवल्स में चली। उस समय हम भी नए एक्टर थे, थोड़े थिएटर वाले थे, तो थिएटर वाले हम थोड़े से हमारा ये होता था कि सीख भी रहे थे ना, इतना इमीडिएटली इतना नुआंस नहीं आ गया था, जो अभी आया है। उस समय हमें लगता था एक्टिंग करना है तो एक्टिंग में कुछ करना है, कि अच्छा, आपको कैसे पता कि ऐसी बातें हैं? तो थोड़ा-सा प्रिटेंशियसनेस है, नेचुरल नहीं है। सो वो एक नॉलेज में था जो कि धीरे-धीरे करके बाद में गया। और एक फ़िल्म थी पाइड पाइपर, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। मुझे उस फ़िल्म को करने के लिए 25,000 रुपए दिए गए थे। बोला था कि ओके। 1 महीने का शूट है भोपाल में, 25,000 रुपए आपको मिलेंगे। तो मैंने बोला 22,000 तो मेरा किराया ही है, ऊपर से बिजली का खर्चा, बिजली का खर्चा, आपकी बाइक का खर्चा और सब कुछ मिला के 10-12 हज़ार रुपए तो और ऊपर बन जाते हैं। तो मैं प्रोड्यूसर के पास गया कि मैंने सर
कम से कम मुझे किराए तो मेरे निपट जाने दो महीने के। तुमने पूछा कितना होगा खर्चा, मैंने सर 22,000 तो किराया ही है। तुम लगा अच्छा ठीक है 30,000 रुपये ले लेना। मैंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, हम भी ये फिल्म कर रहे हैं एंड आप हमें पसंद आए पर हम इतना कर सकते हैं। मैंने चलो भाई कोई बात नहीं। आदमी ने मेरे कहने में 5,000 रुपये बढ़ा दिए, सामने से खुल के बोल रहे हैं। और स्क्रिप्ट मुझे भी पसंद थी। राजपाल यादव उस फिल्म में एक्ट कर रहे थे। राजपाल यादव उनकी दोस्ती के नाते का एक्ट कर रहे थे और मुझे इंसान भी बहुत अच्छे लगे, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लगी। वो आज भी दोस्त है मेरे। इनफैक्ट जो पटियाला बेब्स के जो सीरियल आता है उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो लोग वो थे और उन्होंने जितनी जमा पूंजी थी अपनी सारी फिल्म में लगा दी, जितना भी उन्होंने कमाया था। तो मुझे लगा इस फिल्म का हिस्सा मैं ज़रूर बनूंगा और करूँगा काम। मैं चला गया। 30,000 रुपये मुझे उस फिल्म में मिले थे और महीने भर मैं भोपाल में रहा। उन्होंने अच्छे से रखा, रोज़ पोहे खाए भोपाल के और हमने एक्टिंग करी। काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी। एक धोबी और एक गधे की कहानी थी जिसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिक्स थी। इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बड़ा सटायर है। उस फिल्म ने कुछ मेरे ख्याल से 17 नहीं 12 अवार्ड्स जीते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, ये सब चीज़ें। बेस्ट स्क्रिप्ट बहुत जगह पे मिला है और कुछ मेरे ख्याल से 27 फेस्टिवल्स में वो अप्रॉक्सीमेटली रन हुई है। मामी में भी पहुंची थी वो फिल्म। Okay. मामी फेस्टिवल में भी सिलेक्ट हुई थी, जो मुंबई फेस्टिवल है। तो ये इस फिल्म की जर्नी ऐसी नहीं, पर रिलीज नहीं हुई वो फिल्म। ये पहली फिल्म थी। आपका सवाल क्या था कि पहली फिल्म कौन सी थी? हाँ, पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये मेरी पहली फिल्म थी जो की थी मैंने। अच्छा, अभी रिसेंटली 2 वेब सीरीज बहुत ही फेमस हो गया आपका। एक तो सेक्रेड गेम्स, दूसरा अभी रक्तांचल। दोनों में गैंगस्टर हैं, दोनों में डिफरेंट दिखता है ना? तो मैं सेक्रेड गेम के बारे में पूछना चाहूंगा कि मतलब जब वो आपको मिला तो जब आपने वो गैंगस्टर्स जो बहुत ही टिपिकल है ना, जो नवाज के साथ भी बहुत से सीन्स वगैरह है, तो वो कैरेक्टर कैसे मिला, उसकी कैरेक्टराइजेशन प्रिपरेशन आपने कैसे की, और फिर सेम डिफरेंट जैसे आपने अभी फिर से गैंगस्टर का काम किया है रक्तांचल में, वो दोनों डिफरेंट दिखता है संकीप पांडे। तो उसका प्लेइंग अ गैंगस्टर बट इन अ डिफरेंट वे, है ना? तो इसका कैरेक्टराइजेशन या स्क्रिप्ट पढ़ते समय क्या क्या दिमाग में आता है आपका? मुझे 2-3 चीज़ें कही। एक तो वो तो फिल्म तो विक्रम चंद्रा के फिल्म कह रहा हूँ, सेक्रेड गेम्स जो है वो विक्रम चंद्रा के नॉवल पे बेस्ड है। तो वो पूरा नॉवल तो लिखा गया है और सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई। इनफैक्ट जो मेरा कैरेक्टर था उसमें बहुत पतला है, लंबे बाल हैं, देवानंद के स्टाइल में बाल रखता है, ऐसा कैरेक्टर डिफाइन किया गया था। सो इनफैक्ट मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि इन्होंने कास्ट कैसे कर लिया मुझे। मुझे लगा क्या किया जाए भाई। अब वहाँ नाम तो मैं पतला हूँ, इतना लैंकी तो हूँ नहीं, ठीक ठाक सा है शरीर, तो मतलब हेल्दी जोन में ही कहोगे आप, ठीक है। और वो लैंकी दिखाया उसमें जो लिखा हुआ था, तो इस तरीके से है। लेकिन उन लोगों ने उन दिनों में यहाँ बॉम्बे में मड आइलैंड में रहता, तो मैंने थोड़ी सी ये सीक्रेट गेम्स की मैंने किताब मंगवाई और सीक्रेट गेम्स की किताब मैंने पढ़ना शुरू करी। पढ़ते पढ़ते मैंने काफ़ी कुछ उसमें से पढ़ा, एरा के बारे में पढ़ा, चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो मुझे एरा समझ में आ गई, मुझे वर्ल्ड समझ में आ गई, कौन सी वर्ल्ड है क्या है। उसके बाद जो हमारी बातचीत हुई उसमें मुझे बोला गया कि आदमी दिमाग से थोड़ा स्लो है। तो हमें लगा दिमाग से स्लो है तो क्या बेवकूफ़ तो नहीं है, तो स्लो है, यानी चीज़ थोड़ी देर में समझ में आएगी। तो हमने सोचा कि इसको दिमाग से स्लो करना है तो डिसीजन लेने में आमूमन तौर पे कन्फ्यूजन रहेगी। दिमाग से स्लो जो आदमी होता है वो कन्फ्यूज़ रहता है, इमीडिएटली डिसीजन नहीं बना पाता, उसे चीज़ें सब समझ में आ रही थी। तो मैंने एक चीज़ ये डाली कैरेक्टर में। प्लस मैं रहता था मड आइलैंड में, तो वहाँ बहुत सारी फिशरमैन कम्युनिटी है और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर उस फिशरमैन कम्युनिटी में रहते हैं, क्योंकि वो सस्ता इलाका रहने के लिए, सस्ता इलाका है थोड़ा रहने के लिए। और मतलब आप चाहे तो वहाँ पर एक ही अपार्टमेंट रहेजा का एक अपार्टमेंट है, लेकिन आपको मतलब जो चीज़ आप यहाँ पर 80-90 हज़ार में आपको मिलेगी वो वहाँ पर आपको आराम से 40 हज़ार तक में, 30-40 हज़ार तक में मिल जाएगी। तो इतना सेटअप है और अच्छा क्लब व्लब और ये सब रहना वहना। तो एज एन एक्टर आपको लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना होता है। तो मैं वहाँ रहता था, पर हम लोग को रोज़ बोट से क्रॉस करना है और उसके एग्जैक्टली। आसपास अपार्टमेंट के, हाँ, तो बहुत सारी कम्युनिटी जो है वर्सोवा के आसपास और वो सब यही कम्युनिटी है।
स्पोर्ट्स वाली चीज़ें वाली, और यही सब चीज़ें सीक्रेट गेम्स में भी थी। सो मेरे लिए मैं किस्मत का धनी था, मैं कहूँगा कि शायद इसलिए मैंने ऑडिशन भी क्रैक किया हो, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी के इतने आस-पास था। जब मैंने पढ़ा था ये चीज़ हल्की-सी, तो मुझे सबसे पहले ये लोग ही दिखे थे, कोली समाज वाले लोग, फिशरमैन, कैसे मछली ले जाते हैं। हम लोग तो सुबह 5-5 बजे भी उठ के देखे हुए हैं कि वहाँ पर क्या चलता है, कैसे चलता है। तो उस जगह का फ़ील था, एटमॉस्फेयर था, रह ही रहे थे वहाँ पर। तो कैरेक्टर का बेस जो है वो वहाँ बनाया। ये भी बनाया कि किसी एक्स-वाई-ज़ी जगह से आया है। एक्स-वाई-ज़ी मतलब ये एग्ज़ैक्टली महाराष्ट्र को बिलॉन्ग नहीं करता है, पर एग्ज़ैक्टली किसी बॉर्डर पे इसका घर है। ओरिएंटेशन कहाँ की है पता नहीं है, कहीं से फ्लड करके ये लोग आ गए। कोई ओरिएंटेशन नहीं उस लिहाज से कि किसी प्रांत को ये बिलॉन्ग करता हो। लेकिन यहाँ कोली समाज में काम कर रहा है, तो भाषा हो गई यहाँ की, ये किधर को जा रहा है, इधर को आना, मैं तेरे को बताता है ये सब। जो बम्बईया भाषा है टिपिकली, जो एक्सेंट है, तो उसको रखा। और मैंने सोचा कि गुंडे तो सारे फ्यूरियस बनाते ही हैं, तो हम फ्यूरियस ना बना के इसको क्यूट बनाते हैं। एक ऐसा आदमी जो नॉर्मल है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे नेसेसिटी है भाई, नेसेसिटी है मारना, नेसेसिटी है धंधा करना। और कोई भी आदमी किसी के अंडर काम कर रहा है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर मेरे अंडर भी कोई आदमी काम करेगा, तो मैं चाहूँगा कि भाई चालाक आदमी मेरे अंडर नहीं रखना चाहूँगा, और मैं ये ऐसा आदमी रखना चाहूँगा जो लॉयल भी हो। तो और ये बहुत सारे लोगों के अंडर काम करता है और इसे लोग पसंद भी करें। तो मैंने इनोसेंस, लॉयल्टी और सच्चाई, ये 3 चीज़ों का मिश्रण बनाया है। लॉयल्टी तो खैर बोल ही दिया, इनोसेंस, लॉयल्टी और चालाकी नहीं, इस चीज़ को रखा। और इस चीज़ को रख के कैरेक्टर को थोड़ा-सा डिफाइन किया, एक ब्रीफ स्टोरी बनाई, कहाँ से आया था, कैसे आया था, कितने गाँव में लोग थे, क्या-क्या हुआ इसके साथ और कैसे इस धंधे में पड़ गया और किस रेडी कर लिया, हाँ? बैक ऑफ द हाँ, उस स्टोरी पूरा रेडी कर लिया। पूरा स्टोरी कर लिया। और वो कह रहे कि अप्रोचेबल भी होना चाहिए आदमी। अगर लोकल आदमी जाकर ये सामान बेच रहा है, तो इतना ईज़िली अप्रोचेबल होना चाहिए कि कोई भी आके सामान खरीद सकता है इससे। अगर किसी बहुत बड़े भाई का नाम है, तो मैं जाके उसे अगर गांजा, चरस वगैरह लेना है, तो नहीं ले पाऊँगा। दैट पर्सन नीड्स टू बी रियली अप्रोचेबल। और भाई खतरनाक काम करता है तो फटेगी तो वैसे ही आपकी। अप्रोचेबल और डेंजर दोनों साथ में हो, तो एक गन रख लेगा साथ में, डेंजर आ गया, पर अप्रोचेबल तो ये बंदा वैसी अपने किरदार से है, स्वभाव से है। तो मैंने इस तरीके का आदमी इसे बनाया ओके, और बहुत ही तत्कालीन जीवन था। वेयरएज़ यहाँ संकी पांडे की अगर हम बात करें, संकी पांडे बिल्कुल अप्रोचेबल नहीं है, बदतमीज आदमी है, भयंकर बदतमीज आदमी है। तत्कालीन ये भी है, तत्कालीन वो भी था। आज में जीता है, अभी में जीता है, ठीक है, लेकिन ये डरता बिल्कुल नहीं है, वो डर जाता है, क्योंकि वो नई चीज़ देखता है तो हैरान हो जाता है। ये नहीं डरता, ये सोचता है कि हमसे बढ़कर कौन। प्लस यूपी और 2-3 चीज़ें ऊपर से बोलो तो साज सज्जा में बात करूँ, तो हमने सोचा यूपी में गुटखा बहुत खाया जाता था उस समय। तो मैं हाँ, वो सादा कैरेक्टर पान मसाला, हाँ, तो सादा पान मसाला मैंने खाना शुरू किया था उसमें, सिग्नेचर का पाउच रहता था मेरे पास हमेशा। मैं आपको रोकना चाहूँगा, वो लाइन बड़ा अच्छा था अ, जब आपको आपका बॉस बोलता है कि भाई जब लौंडिया से मिलने जाओ तो दोबारा पान चबा के मत जाना। हाँ, हाँ, वो पान खा, तो वो चीज़ है, हाँ, रखी है। तो वो पूरे सीरीज़ में गुटखा खाते रहता था और उन्होंने एक यहाँ पर निशान दिया था, तो उसकी भी हमने स्टोरी बनाई थी कि निशान क्यों था और ये कितना मज़ाक बनाता है। तो मार-पिटाई में तो रहता है, मारता बहुत है, पिटाई बहुत करता है। आदमी को मार देना बहुत आसान काम है इसके लिए। तो और इस तरीके सेम की टाइम इमोशनल भी है, क्योंकि वो जब उस लड़की के प्यार में पड़ जाता है तो सेम टाइम इमोशनल भी है वो कैरेक्टर। पहली बारी वो मतलब ज़िंदगी में पहली बारी कहेंगे चूतिया बनता है। प्यार में पहली बारी होता है। समथिंग व्हिच इट डज़न्ट नो, उसके लिए सब कुछ नया है। तभी तो लड़की से कह देता है सीधा-सीधा कि बात नहीं की लड़की नहीं, लड़की देखी है और यहाँ नहीं देखी। बात करना आता ही नहीं है, बात कैसे करे? कुछ भी बोल रहा है। तो वैसा वाला बंदा है और उसे पता ही नहीं ट्रीट कैसे करना है। हाँ, बोलिए। और मैं ये पूछा, ये दो कैरेक्टर की बात तो हो गई। सेक्रेड गेम अनुराग कश्यप के साथ आप कर रहे थे, मतलब अनुराग का अप्रोच क्या है काम करते समय?
और कैसा लगा मतलब उनके साथ काम करके आपको? बहुत सही अप्रोच है यार, वो एक्टर को बहुत स्पेस देते हैं। इनफैक्ट अनुराग सर के साथ मैंने 2 काम किए, एक तो सेक्रेड गेम्स और दूसरा मनमर्जियाँ करके एक फिल्म की थी। हुँ। तो वो एक्टर को बहुत स्पेस देते हैं, अगर उन्हें लगता है कि एक्टर अपनी तरफ से बहुत दे सकता है, तो वो छोड़ देते हैं। और उन्हें इंसान समझ में आ जाता है कि किसके साथ कैसी ट्रीटमेंट करनी है। तो वो अपनी स्क्रिप्ट के आइडिया को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं। उनको ये पता है कि उनको कहानी कैसे बनानी है। अनुराग सर बीइंग अ राइटर, उन्हें ये भी पता होता है कहानी को बनाते-बनाते मैं इसको कैसे और ट्रांसफ़ॉर्म करते हुए बिल्ड कर सकता हूँ। सो उस डायरेक्टर की बहुत बड़ी खूबी है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए वो हाल-फिलहाल में जो चीज़ें हो रही होती हैं, उन्हें होने देते हैं। ओके। दैट्स अ टफ थिंग टू डू, क्योंकि कहीं स्क्रिप्ट आपके हाथ से ना निकल जाए, ये भी चीज़ है। बहुत डर तो होता अभी है कि तो मतलब कहीं कैरेक्टर चला जाए। हाँ, एक्टर फैल गया तो हाँ। कुछ भी बोल दिया तो, कहीं पे भी कुछ भी बात बोल दी उसने, जो आप लगेगा यार कैरेक्टर से बाहर स्लिप कर गया। तो वो अपने किरदारों पे भरोसा करके उनको चांस देते हैं, छूट देते हैं, पर अपनी निगरानी में छूट देते हैं। आप अगर उस छूट को लेना जानते हैं, तो उस छूट का आप भरपूर इस्तेमाल कर पाएँगे। मुझे दी, काफ़ी छूट दी और मुझे लगता है मैं इससे भी ज़्यादा छूट और ले सकता हूँ, क्योंकि अभी तब तक मैं इतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहा था, अभी कर रहा हूँ, धीरे-धीरे अभी भी कर रहा हूँ, सीख ही रहे हैं। हम और कम्फर्ट और ईज़ कैमरे के सामने फाइंड कर रहे हैं, बट वो आदमी इतना आपको ईज़ में ले आता है। मैंने मेरे ख्याल से वो पहला मेरा शूट था जहाँ मुझे ध्यान नहीं था कि कैमरा कहाँ है। ओके। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कैमरा कहाँ है। मीन्स कोई कैमरा कॉन्शियस ही नहीं है, आप परफॉर्म कर रहे हो, कैमरा आपको कैप्चर कर रहा है। हाँ, वो कैमरे का काम है ना मुझे कैप्चर करना। तो वो कभी नवाज़ के कैमरे साथ वाले के हिसाब से आपको चेंज नहीं करवाएँगे। आप नवाज़ के साथ बहुत स्क्रीन शेयर करते हैं वहाँ पे। नवाज़ का और आपका मतलब बॉन्डिंग कैसा था और उस कमाल नवाज़ था। का अप्रोच क्या? कमाल बॉन्डिंग था। नवाज़ सर का भी अप्रोच वही है कि ज़िंदा कर देते हैं वो सीन को। आप कभी भी किसी सीन में होते हो, उसको बिल्कुल ऐसा लाइव कर देंगे कि आपको लगेगा कि आप ये हो रहा है, अभी हो रहा है। तो हिज अप्रोच इज़ वेरी ट्रुथफुल, बहुत ट्रुथफुल अप्रोच है। एंड इतने आसान वाले एक्टर हैं ना, मतलब इतना आसानी है उनके साथ, वो इतने कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेकर कि आपको भरोसा होने लगता है ना। कोई आदमी अगर इनसिक्योर होता है, तो आपको वहाँ खड़े होने में दिक्कत होगी। और कोई आदमी अगर एग्ज़ैक्टली। बहुत सारा कॉन्फिडेंट है, तो आपको भी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस देता है वो आदमी। प्लीज़ कि तू जो मर्ज़ी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, करना। मैं तो ऐसे ये नहीं बोलूँगा तूने अपनी लाइन गलत क्यों ली, तूने ये क्यों बोल दिया, तूने वो क्यों बोल दिया। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वैसा है। जितने भी नए लोग हैं उनको बहुत कोऑपरेटिव हैं वो। कॉम्पिटिटिव जैसे यही बात विकी कौशल के कोऑपरेटिव लिए भी कह है। रहा हूँ। विकी कौशल, हाँ, बहुत ही कोऑपरेटिव है मतलब मैं कहने का मतलब ये है। यस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यस। आई थिंक अगर कोऑपरेटिव नहीं होंगे तो वो सिनेमा ही नहीं चलता अब। वो नहीं सिनेमा लोग एग्ज़ैक्टली ही नहीं, रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए सेक्रेड गेम में आपका काम भी दिखता है। इतने बड़े-बड़े नाम होने के बावजूद आपका कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट तरीके से निकल के आता है वहाँ पे। हाँ, क्योंकि करने भी दिया। हाँ। और अभी जो आपने ये रक्तांचल जो सीरीज़ किया है संकी पांडे, वो कैरेक्टर भी बहुत यूनिक है। जब वो कैरेक्टर फर्स्ट फ्रेम में जब आता है, जो पहला शॉट ही है जहाँ आप गोली से एंट्री करते हो, है ना? वो ऑरा अपने आप क्रिएट होता है, तो कितना टाइम लगा उस कैरेक्टर को आपको पकड़ने में और कितना फ्रीडम दिया आपको डायरेक्टर ने उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? बहुत फ्रीडम दिया। डायरेक्टर ने पर एक चीज़ बहुत अच्छी की थी कि हमें ये जो पूरे ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो उन्होंने हुँ, मुझे बता दिया था कि आपको क्या-क्या देखना है, क्या-क्या यूट्यूब पे न्यूज़ देख लो एटलीस्ट। कम से कम हुँ, आपको पढ़ नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको कम से कम वहाँ का 80 के दशक का नॉलेज हो जाएगा। अब कहानियाँ तो सुन सकते हो, वहाँ की कहानियाँ सुन लो कि वहाँ पर क्या-क्या चलता था, क्या-क्या लॉजिक्स थे, क्या-क्या रीज़निंग थी। तो ये सब उन्होंने पकड़ाया, जिसकी वजह से आपको दशक की पकड़ मिली। जैसे ही आप उस दशक के बारे में कोई कहानी सुनते हो, आप ऑलमोस्ट उस दशक में होते हो। अच्छा, एक एक चीज़ जो आपने अभी कही, मैं उस पे एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप किरदार करते हैं, कोई भी इंसान जो होता है वो यूनिक होता है। और वो यूनिक कैसे होता है? क्योंकि उस इंसान की अपनी सोच होती है, अपने आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड होता है। सो हर
कैरेक्टर की यूनिकनेस उसकी अंडरस्टैंडिंग में बसी होती है, लेकिन जैसे ही हम उसे कुछ खाँचों की अंडरस्टैंडिंग में डाल देते हैं, मान लीजिए हम बोलते हैं दीवार का अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन जी ने दीवार में जो किया वो उन्होंने एक बार ही किया। अब आप दीवार के अमिताभ बच्चन हो, अगर वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो मैंने अपने आप को तो उन खाँचों में बांध दिया ना। और मैं एग्जैक्टली। अल्टीमेटली कर क्या रहूँगा, मैं अमिताभ बच्चन ही कर रहा हूँ दीवार का। तो उसकी एक सोच तो आपने बांध दी कि यही है। वेयर एज हर इंसान जो है अपनी सोच जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी समझ के हिसाब से डेवलप करता है, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से डेवलप करता है। तो किरदार इसलिए यूनिक हो जाते हैं कि उसकी सोच उसके साथ जो घट रहा है उससे डेवलप होने दो, बशर्ते इसके कि आप उसमें बता दो कि ये ऐसे एक्ट करेगा, ये ऐसे एक्सप्रेशन देता है। ये सब तो आउटकम है, ये तो दुनिया को दिखता है। ये एक्टर थोड़ा ना तय करता है कि मैं ऐसे बोलूंगा या ऐसे करूंगा। एक्टर तो ये तय करता है कि ये गुटखा खाता है। अभी गुटखा खाता है तो गुटखा खाते समय आदमी कैसे बोलेगा मुंह में गुटखा है, तो ऐसे ही बोलोगे ना यार। और बदतमीज है, मैं तमीज से बात ना करूँ तो कैसे बात करूँ आपसे, सर क्या अलावा यार, बदतमीज है ना, ऐसे ही बोलेगा, एग्जैक्टली। चिढ़ के बोलेगा। अब इसमें मैं बोल कैसे रहा हूँ, इसमें मैंने तय नहीं किया था, वो आपको डिजायर्ड इफेक्ट दिखता है, वो कैरेक्टर की यूनिकनेस रहता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बस ये सब चीजें हैं जो कि यूनिक बनाते हैं। शायद वो चॉइसेस राइट होनी चाहिए आपकी बैक स्टोरी के करेक्ट। हिसाब से। दैट्स माय प्रोसेस। अब ये सीरीज इतना हिट हो गया, लोग मतलब सारा कैरेक्टर अपने अपने जगह बहुत अच्छा है। संदीप पांडे भी बहुत हिट हो रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है विक्रम अभी आपको? काफी अच्छा आ रहा है। इनफैक्ट मैं अभी कोशिश में ये हूँ कि मुझे कुछ कुछ चीजें लग रही हैं कि यार ये गड़बड़ हुआ, वो गड़बड़ हुआ। मतलब मैं अब ये कोशिश में हूँ कि मैं डिग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बताओ ना खराब क्या था, प्लीज बताओ ना खराब क्या था। तो मुझे कभी कभार, बिकॉज चक्कर क्या है, इसका सीजन 2 आना है, हमें पता है, तो बहुत लोगों ने देख लिया। और सीजन और मतलब ये कमर्शियल सक्सेस तो हो ही गया है एक तरीके से, तो सीजन 2 बनाएंगे ही। जो चीज़ चल रही है वो तो भाई, जो चीज़ बिक रही है वो माल तो दोबारा बनेगा वैसा वाला हाल है। तो हाँ, तो अब यही है कि अब ये जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत खामियां दिखी हैं पर्सनली अपने किरदार में, अपने दोस्तों के किरदार में, जिन लोगों ने किरदार किए हैं। तो मेरा ये है कि भाई हम सब उन खामियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें इस टाइम पे। तो अच्छा तो बहुत लग रहा है कि चैनल को भी इतना अच्छा लगा कि अलग से एक प्रोमो दिया है। कोशिश ये है कि दिमाग पे ना चढ़े नहीं करनी चाहिए बात। और वो क्योंकि पता नहीं लगता है कि कब आपके दिमाग पे चढ़ जाता है। हो सकता है मैं अब कभी रिसेंट किसी नए बात। प्रोजेक्ट्स क्या है अभी आपके, तो आफ्टर हाँ, दिस क्या में देखने को मिलेगा अभी आपको? अभी एक काम किया है, आश्रम करके एक सीरीज है, प्रकाश झा जी के साथ की है। ओके। तो वो अगला प्रोजेक्ट है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो ओके। शायद आएगा, रिलीज़ होगा। वो भी एमएक्स पे ही आएगा। देखते हैं ओके। क्या आता है। उसमें बहुत ही अलग किरदार है, फिर अलग किरदार है, उसमें सीधा साधा पुलिस वाला है। डेफिनेटली डेफिनेटली विक्रम, अभी जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी एज एन एक्टर डिफरेंट वैरायटीज दिख रही हैं, है ना। लोगों तक आपका काम बहुत अच्छी तरह से पहुंच रहा है, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आपके आने वाला काम भी बहुत अच्छा हो, है ना। और मैं एक चीज मतलब इस इंटरव्यू को एक चीज से मतलब कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोग मुंबई आते हैं, जैसे मतलब आपने अभी इस इंटरव्यू में भी कहा कि बहुत प्रिपेयर्ड किया आपने मुंबई आने के पहले, फाइनेंशियली प्रिपेयर किया, मेंटली प्रिपेयर किया, है ना, क्योंकि यहाँ का लाइफ ही कुछ अलग है। तो अब जब इतने साल से आप मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई आपको कैसे ट्रीट कर रहा है? यार आई हैव बीन हैविंग अ गाला टाइम। मतलब मैं जब से आया हूँ तब से ऐसी कोई मजबूरी तो नहीं दी है। हाँ, पर्सनल पर्सनल साइड पे चीज़ें होती रहती हैं, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं वो सब तो चल रहा है। पर हाँ, बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो कि बहुत हाईली प्रैक्टिकल शहर है। मतलब ये पल में आपको यूँ चढ़ाता है और नेक्स्ट पल पे आप सड़क पे होंगे और आपको ऑटो नहीं मिल रहा होगा, बारिश में फंसे होंगे। और अभी आप बात कर रहे हो करोड़ों की और आपको लग रहा है ये धर्मा प्रोडक्शन में मेन लीड करने वाला हूँ। कट टू, आप ट्रैफिक में फंस गए, लगे हैं उसी ट्रैफिक में फंसे हुए 2 घंटा। तो ये जो
एकदम से रियलिटी चेक वाला जो मामला है, ये तो बहुत एक एग्जांपल था। बॉम्बे में रियलिटी चेक वाला मामला बहुत अच्छा है, तो बशर्ते आप उसको आके खोल के लें, क्योंकि अगर आप रियलिटी चेक नहीं लेते हैं तो आप कहीं पे भी चूकेंगे और गए। तो बॉम्बे रहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग्स, मैं पर्सनली बहुत इवॉल्व हुआ हूँ। मैं जो था मैं वो नहीं रहा हूँ। जिंदगी के बारे में बहुत कुछ समझ में आने लगा, और जितना आप अच्छा बेहतर एक्सपीरियंस करते हो और समझते हो, उतने बेहतर आप एक्टर भी बनते जाते हो। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, तो मेरे को एक्टिंग में मज़ा आता है, और बॉम्बे जैसा शहर आपको तजुर्बे देता है। और ये है कि आपने जो कमाया है, खुद कमाया है, तो उस पर भी बड़ा गर्व महसूस होता है, और शहर दे रहा है, अभी तक तो दे ही रहा है। हाथी साथ फिल्म ले ली थी भले ही, मेन लीड में जो मिली थी तो मैंने हालांकि शहर के बारे में कहते हैं। हाँ, क्या बोला? वो भी डेफिनेटली मिलेगा, इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, और बहुत से सारे काम अभी तो शुरुआत है। इंशाल्लाह ऐसा ही हो, काम मिलते रहे। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि बॉम्बे के बारे में कहा जाता है कि बॉम्बे आपसे लेता ज़रूर है, उसके बाद देता है। हाँ, ये कहना है। बॉम्बे के साथ देता है, तो वो फैक्ट है, मतलब वो एटलीस्ट मेरे साथ तो हुआ है। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है कि लोग कहते हैं मतलब कि बॉम्बे आपको भगाने की कोशिश बहुत करता है शुरुआत में, और जब वो आपको रखता है तो वो बहुत देता है। ये बात तो है, देता है। तो मुझे लगता है कि आप काम करना जानते हैं, आपको काम आता है ना, तो आपको कोई कहीं पे नहीं रोक सकता है, आप काम करेंगे, बशर्ते आपको काम आता है। बशर्ते कि आपको काम आता हो। एग्जैक्टली, ये फैक्ट चेक होना बहुत जरूरी है लोगों को। और एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बॉम्बे में हो और आपने शुरुआती दौर में स्ट्रगल भी किया होगा, आपको मतलब कितना इम्पोर्टेंस लगता है कि एक्टर को ट्रेंड होके आना मुंबई में? मुझे लगता है कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी चीज़ है यार एक्टर के लिए, क्योंकि आपको शायद चांस मिल जाएगा, आपके बाकी सारे स्किल्स होते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है, जो भी जहाँ है वो वहाँ होना डिजर्व करता है, इसलिए वो आदमी वहाँ है। उसने अपने तरीके से पापड़ ज़रूर बेले होंगे, भले ही वो किसी को खिला पिला के पहुँचा है, किसी की सेवा करके पहुँचा है, या अपनी मेहनत करके पहुँचा है। ट्रेनिंग मेहनत का एक पार्ट है। अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको सस्टेन करने में आसानी हो। भले ही ट्रेनिंग का नाम लेकर आपको काम नहीं मिलेगा, कई लोग इस गलतफहमी में होते हैं। बहुत सारे मेरे एनएसडी के जूनियर्स भी आते हैं, वो आगे बढ़ा, हम एनएसडी से हैं, हमने एनएसडी किया। तो बोला, भाई तूने किया, तेरी ज़रूरत थी, तुझे एडमिशन मिल गया, गुड फॉर यू। आपने एनएसडी किया, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपने एनएसडी किया, आपके लिए अच्छा है। आपको काम मिलेगा जब आप लोगों को अपना काम दिखाएंगे, और अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो आपको ये पता होगा कि मैं इस चीज़ को सस्टेन कैसे करूँ। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि आपको इमीडिएटली काम नहीं मिलेगा उससे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी, और काम आपको मिल सकता है अलग अलग चीज़ों से। किसी को आपका काम समझ में आएगा, किसी को आपका काम पसंद आएगा, कभी किसी की जान पहचान से आएगा, कभी आपको स्क्रिप्ट लिख लोगे। लेकिन अगर यहाँ ठहरना है लंबे समय के लिए, तो ट्रेनिंग ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा विक्रम, थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके थॉट प्रोसेस को समझ के, और जो भी ऑडियंस हमें देख रही हैं वो बहुत कुछ आपके बारे में जानेंगी। इनफैक्ट जो किरदार हम टेलीविजन में, फिल्म में देखते हैं, उससे ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा था मैं आपसे। और मैं विश करता हूं कि आने वाले समय में आप बहुत बेहतरीन काम करें और दोबारा इस तरह से हमको गुफ्तगू करने का मौका मिले। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, है ना। और लॉकडाउन खुले तो बहुत से काम और भी देखने का मौका मिले। जी, ज़रूर। थैंक यू विशारद, थैंक यू फॉर थैंक इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू विक्रम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। बाय बाय।